हर लिहाज से पिछड़ा बिहार पिछले 2-4 दिनों से हर बड़ी खबर को पछाड़कर टीवी, अखबार और इंटरनेट पर छाया हुआ है। न तो बिहार की बदहाली नहीं है और न ही बिहार की राजनीतिक उठापटक, फिर भी बिहार पर सबकी नजरें टिकी है। फील्ड में तैनात पत्रकार ब्रेकिंग न्यूज का पीछा करते हुए कभी सीएम हाउस तो कभी लालू राबड़ी निवास, जहां से आरजेडी चलती है, और इस सब के बीच स्थित राज्यपाल भवन भाग रहे हैं। वहीं जिन पत्रकारों की ड्यूटी डेस्क पर लगी है वो ये गिनती करने में लगे हैं कि 2024 में जो पलटी मार रहे हैं नीतीश कुमार वो कैमा है। वो गिनती गिन रहे हैं कि इस बार जो नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं वो कितने नंबर की पलटी है। यकीन मानिए जिनका गणित कमजोर है वो गिनती भूल जा रहे हैं कि नीतीश, लालू और बिहार बीजेपी ने कितनी बार पलटी मारी है। खैर, यहाँ मुझे एक छोटा सा किस्सा सुनाते हुए आगे बढ़ने का लालच आ रहा है। किस्से से याद आया, नीतीश की जिंदगी से जुड़े किस्से के पहले किस्त का जो ये वीडियो है वो आपने गजब सराहा उस वीडियो को, और आपकी इस इच्छा को देख मैं दूसरे किस्त पर भी काम कर रहा हूं। जल्दी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। ये नीतीश की जिंदगी से जुड़ा हुआ वीडियो नहीं है, लेकिन नीतीश से जुड़ा हुआ जरूर है। फिलहाल हम किस्से की तरफ लौटते हैं। साल था 2005, बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, दूसरा चुनाव। नीतीश की जदयू का बीजेपी के साथ गठबंधन था। तब बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस चुनाव में बीजेपी ने नीतीश के नाम पर ही वोट मांगा था। तय ये हुआ था कि चुनाव से पहले बीजेपी के तत्कालीन बड़े नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी पहली सार्वजनिक रैली में नीतीश के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे। चूंकि वाजपेयी की उम्र हो चली थी, इसलिए तब उनके सचिव और अब देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो वाजपेयी को मंच पर इस बाबत एक पर्ची लिखकर देंगे, जिसे देखकर वाजपेयी को याद आ जाए कि उन्हें ये महत्वपूर्ण घोषणा आज की रैली में करनी है, उस रैली में करनी है। वाजपेयी को वो पर्ची दी गई। वाजपेयी ने वो पर्ची देखी और उसे अपनी जेब में डाल लिया, और जब वो बोलने के लिए मंच पर खड़े हुए तो वो सब कुछ बोले, लेकिन जो बोलने के लिए उन्हें पर्ची दी गई थी वो बोलना वो भूल गए या वो नहीं बोले ये तो नहीं पता चला भैया। नीतीश ने तब भी वही किया था जो वो आज कर रहे हैं, चुप हो गए, नेताओं से दूरी बना ली। बीजेपी के होश खराब हो गए। इतने से ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए। अगले ही दिन पटना में तब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बाद में राज्य के उप मुख्यमंत्री बने सुशील कुमार मोदी ने नीतीश के नाम की घोषणा कर दी। तब कहीं जाकर नीतीश कुमार उनके हुए थे। उस चुनाव के बाद से आज तक कुछ एक मौकों को छोड़ दें तो नीतीश ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ हो या बीजेपी के साथ। अब जरा सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि जिस बिहार में किसी नेता का वजूद ही उसकी जाति से तय होता है, वहाँ नीतीश कुमार के पास अपना कोई जातीय वोट बैंक नहीं है। नीतीश को पलटू राम, पलटीबाज और न जाने क्या क्या कहा गया पिछले दिनों में, जो कि बिल्कुल सही बात है। शुरू में तो लालू यादव कहते थे नीतीशवा के पेट में दांत है, इसका मतलब है कि नीतीश बहुत तेज है, बहुत शातिर है। उस नीतीश कुमार ने जब भी पलटी मारने की सोची तब आरजेडी ने अपना पल्ला आगे कर दिया, आइए इसमें बैठ जाइए, हमारे पल्ले में बैठ करके आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो कभी बीजेपी ने उन्हें गोद में उठाया। ऐसा नहीं है कि नीतीश ने एक बार आरजेडी को छोड़ा और फिर वो आरजेडी में कभी नहीं गए। इतिहास गवाह है, आरजेडी को छोड़ा फिर आरजेडी में चले गए। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक बार बीजेपी को छोड़ा, बीजेपी को छोड़ने के बाद वो आरजेडी के साथ गए, फिर वो बीजेपी के पास गए, फिर वो बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ आए, और अब ऐसा माहौल बन रहा है कि एक बार फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो मेरा आज का सवाल यही है कि जब बिहार में पलटी मारने की बात होगी तो सिर्फ नीतीश कुमार को अकेले सारा क्रेडिट क्यों दे दिया जाए। तेजस्वी यादव भी पलटू भतीजे हुए, अगर नीतीश पलटू चाचा है तो। और अगर नीतीश पलटी मार रहे हैं और बीजेपी भी उनके साथ हमेशा पलटी मार रही है, तो दर्शकों मेरा आपसे अनुरोध है कि पलटी मारने का जो ये पूरा गेम है उसमें पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को न दें। बिहार में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले लालू और देश में इसी नाम से बुलाए जाने वाले अमित शाह जी को भी इसका क्रेडिट दें, उनके बारे में भी सोचें। और फिलहाल तो आप बिहार के बारे में ज़्यादा न सोचें। बिहार की राजनीति में वही होगा जो नीतीश चाहेंगे। अब ये क्यों हो रहा है इसका जवाब किसी के पास नहीं है।